एपिसोड 23 क्या है दोनों निया का राज। उधर जब निया सुबह जागी तो उसे थोड़ी देर हो गई थी। ये देख वो जल्दी से रेडी होने चली गई, पर अपने कपड़े देख उसने उससे पहनने की हिम्मत नहीं की और कुछ सोचकर उसने एक स्कर्ट उठाए और देवांश वो वहां ना पाकर उसके वार्डरोब में घुस गई और उसे जो चाहिए था वो उठा लाए। और रेडी होकर जब वो नीचे आए तब सभी मैड्स उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने देवांश की शर्ट पहनी थी। पर निया ने उन्हें देवांश से कहने से मना किया और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर कॉलेज चली आई। तब उसे पता चला कि कॉलेज आधे दिन के लिए बंद था, इसलिए वो कैंटीन चली गई और सहाना को बुला लिया और वही कॉफी ऑर्डर कर वहीं बैठ गई। अब आगे निया कॉलेज कैंटीन में बैठकर अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। तभी उसके कंधे पर हाथ रखा तो निया ने चौंक कर पीछे देखा और अपने सामने खड़े उस इंसान को देख वो चौंक गई। निया चौंक कर खड़ी होते हुए बोली, तारांकन तुम यहाँ, लेकिन कैसे? निया बहुत तेजी से चिल्ला रही थी। ये देख उस सामने वाले इंसान ने निया के मुंह पर हाथ रख उसे बोलने से रोका और कहा, शुश, चुप रहो, सबको बुलाना है क्या? ये सुन निया ने अपने आसपास देखा तो सभी उसकी तरफ देख रहे थे। तो निया जल्दी से चुप हो गई और उस इंसान का हाथ हटाकर ऑकवर्ड स्माइल के साथ सबसे माफी मांगी और उस इंसान को अपनी आगे वाली चेयर पर बैठने को कहा। वो इंसान भी आगे वाली चेयर पे बैठ गया। उसके वहां बैठते ही निया धीमे से बोली, तुम, मतलब आप यहाँ मुझसे मिलने? तारांकन तुम खुद को कुछ ज्यादा नहीं आंक रही? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मिलने यहाँ आऊंगी? वो क्या है ना, मैं इस कॉलेज की ट्रस्टी में से एक हूँ और मुझे पता था कि मिस निया या फिर ये कहो मिसेस राजवंश यहाँ इस कॉलेज में पढ़ती है, इसलिए सोचा तुमसे मिलने आ जाओ। उसकी बात सुन निया ने एक आह भरी और उस लड़की को देख कहा, तारांकन तो मुझे तो मिस कपूर का धन्यवाद करना चाहिए जो अपना इतना प्रेशियस टाइम निकालकर यहाँ आए, वो भी मुझसे मिलने। अरे नहीं नहीं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन जब तुमने मुझे अपने भयानक पति से बचाया था तब मुझे बहुत शौक लगा था और मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कर पाई, तो आज यहाँ आई थी तब मैंने सोचा तुमसे मिलती जाओ। वैसे उस दिन मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगा था कि तुम्हें अब उस हैवान से कौन बचाएगा, लेकिन फिर जब पता चला कि तुम तो उस डेविल की क्वीन हो तो मुझे समझ आया कि क्यों उसने तुम्हें कुछ नहीं किया। नहीं तो वो मेरा कपूर फैमिली की नई हेड का ऐसा हाल कर सकता है तो वो तो किसी साधारण इंसान के साथ क्या ही करता। बट सच में थैंक यू माई डेविल क्वीन, तुमने मुझे अपने डेविल से बचा लिया। उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए निया ने कहा, सही कहा, वो डेविल ही है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी। उन्होंने तो उनकी इंसल्ट का बदला भी तो लिया मुझसे, वो भी मेरी फर्स्ट किस चुरा के। तुम्हारी मदद में तो मेरा तो घाटा ही हुआ ना। निया खुद में बदबदाए जा रही थी कि तभी थोड़ी ऊंची आवाज में तान्या ने कहा, तारांकन तुम क्या कोई मंत्र पढ़ रही हो? जो भी कहना हो जोर से कहो ना, ताकि मुझे कुछ सुनाई दे। उसकी बात सुन हड़बड़ाते हुए निया ने कहा, तारांकन हाँ, तो बोलो तुम क्या लोगी? कॉफी? कॉफी ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? तारांकन नहीं देवी जी, हमें कोई शौक नहीं है कॉलेज की कॉफी पीने का, वो भी कैंटीन वाली। वैसे तुम बताओ, मैंने सुना कि तुम्हारी शादी 6 साल पहले ही हो गई थी और इस बीच तुम और वो कभी नहीं मिली, तो बताओ क्या वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं? क्यों, अगर वो मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या आप उनसे फिंट करोगे? वैसे उस दिन की बात से मन नहीं भरा आपका? निया ने कहा कि तान्या का मुंह बन गया। कुछ देर उन दोनों ऐसे ही बात की और फिर तान्या वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निया ने सहाना को कॉल किया तो सहाना ने उसे वहीं आने को कहा जहां वो पहले आई थी, पर निया ने कॉल पर कहा कि वो वहां से नहीं आ सकती क्योंकि वहां जीसीटीवी लगा हुआ है। और फिर सहाना को उसने कॉलेज के अंदर आने कहा और कॉल डिसकनेक्ट कर दिया। निया जल्दी से उठकर कैंटीन के बाहर आया और पार्किंग में जाकर सहाना का वेट करने लगी। कुछ देर बाद सहाना वहां पहुंच चुकी थी, पर निया को पता था कि वो वहां से तान्या के साथ ऐसे नहीं जा सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचने लगी। तभी उसे वहां तान्या दिखी जो अपनी कार में बैठने ही वाली थी। तो निया सहाना को बाहर चलने का इशारा कर तान्या की ओर दौड़ी और तान्या के बैठने से पहले ही कार में चली गई। वहीं कार का गेट खोले खड़ी तान्या को पता ही नहीं चला कि अभी क्या हुआ था। वो भौचक की वहीं जम गई। निया ने देखा कि तान्या कार में नहीं बैठ रही तो उसने तान्या का हाथ पकड़ उसे अंदर खींचा और उससे कहा, तारांकन तुम बाहर जा रही हो तो आगे वाली कॉफी शॉप पर ड्रॉप कर देना मुझे। उसकी बात सुन तान्या ने निया को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा, मुझे नहीं लगता कि मिसेस राजवंश जो एक ही बार में पूरा कार शोरूम खरीद सकती है, उन्हें किसी से लिफ्ट मांगने की जरूरत है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? अगर ऐसा है तो मेरा ये सपना कि इतना प्यारा है। मेरे सपने में राजवंश खानदान के इतने बुरे दिन आ गए। हाय, मुझे इस सपने से कभी बाहर मत लाना भगवान। उसकी बकवास सुन निया ने इरिटेट होते हुए कहा, तारांकन अते ड्रीम गर्ल, सपनों की दुनिया से बाहर आओ और बताओ क्या मैं आ सकती हूँ तुम्हारे साथ? और जो तुम सपना देख रही हो कभी पूरा नहीं होने वाला, कम से कम मेरे पति के रहते तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, समझ गई।
तुम चल सकती हो, पर याद रहे मेरे सामने अपने उस खड़ूस और शैतान जैसी शक्ल वाले पति की तारीफ मत करना कभी, क्योंकि उसे तो मैं बताऊंगी तान्या कपूर से उलझने का क्या जुर्माना होता है। बड़ा आया देवांश राजवंश। ये उसने अपना मुंह बिगा लिया। और ये सुन निया को कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं। उसने मन में कहा, कौन ही उस नीली आंखों वाले शैतान की तारीफ करना चाहता है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो है तो एक शैतान से भी जहरीला, और वैसे भी कहीं लिखा है सुंदर चीजों से हमें बचकर ही रहना चाहिए। वो शैतानी ही होती है हमेशा। पर फिर तान्या को देखकर उसने कैजुअली कहा, तारांकन ठीक है, अब चलो। ये सुन तान्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने ड्राइवर को चलने को कहा। और क्योंकि तान्या कपूर खानदान की बेटी थी तो उसके पास बॉडीगार्ड्स होना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि कपूर खानदान बॉडीगार्ड्स राजवंश खानदान के बॉडीगार्ड्स के सामने कुछ नहीं थे, पर फिर भी बाहर की बॉडीगार्ड्स निया के लिए थे। वो कपूर खानदान के किसी पर शक नहीं कर सकते थे, और हुआ भी ऐसा ही। निया तान्या की कार में सक्सेसफुली बाहर आ गई थी और नमन और बावी बॉडीगार्ड्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। तान्या की कार पास वाले कैफे के बाहर आकर रुकी तो निया उसे थैंक्स कह डोर खोलकर जाने लगी। तो तान्या ने एटीट्यूड में कहा, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बॉडीगार्ड से बचने के लिए मेरे साथ आई थी तो कुछ बुरा ही करने आई होगी। कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसके साथ मिलकर तुम अपने उस शैतान पति को धोखा दे रही हो। वैसे अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा पूरी तरह से साथ दूंगी। तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे कहना, हम दोनों मिलकर उस शैतान को चीट करेगी। लेकिन अब उसकी बात सुन निया के सब्र का बांध टूट गया और वो तान्या पर बरसते हुए बोली, तारांकन तुम ये क्या उलझुलूल बोले जा रही हो कब से? ऐसी कोई भी बात नहीं है, और मेरे सामने उस शैतान की बातें कभी मत करना, यही कहा था ना तुमने? तो मैं भी अभी तुमसे कहती हूँ, I'm not interested in talking about that devil, so players keep that things only with you. And thank you for dropping me here. And one last thing, do not meet me in the future. Bye. ये कह निया कार से उतरी और जोर से और बंद कर दिया और जल्दी से सामने हाथ में हेलमेट लिए खड़ी सहाना के पास चली गई और उससे हेलमेट ले पहन वो सहाना को लेकर वहां से चली गई। निया के जाने के बाद तान्या अपनी कार में ही फ्रोज हो गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि निया अभी उस पर चिल्लाई थी। वो तान्या कपूर थी, कपूर खानदान की अगली हेड, और निया उस पर चिल्लाकर चली गई थी। ये देख तान्या की आंखों में गुस्सा उतर आया, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने निया को बाइक पर जाते देखा तो उसका पारा और बढ़ गया। कार की सीट पर हाथ मार उसने गुस्से में कहा, ये लड़की, इसने समझ क्या रखा है मुझसे आज तक दादाजी ने भी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये तो सीधा मुझ पर चिल्लाकर चली गई। मिलने दो, अगली बार छोड़ूंगी नहीं मैं। और ये बड़बड़ाकर उसने सामने देखा तो उसका ड्राइवर उसकी तरफ ही देख रहा था। ये देख तान्या और फ्रस्ट्रेट हो गई और अपना गुस्सा ड्राइवर पर उतारने लगी। स्टार्किंग एंटरटेनमेंट कंपनी, तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया? क्या जरूरत थी आज की अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने की? क्या हमारी कंपनी बंद होने जा रही थी अगर वो हम पर इन्वेस्ट नहीं करते तो? तुम्हें पता भी है आज मेरा कॉलेज जाना कितना इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाने की? क्या मिला तुम्हें ये करके? नहीं, मैं नहीं आ रहा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो आज कॉलेज जाकर ही रहूंगा। ये कह वो गेट की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने आकर राठौड़ ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज सर, आई बेग यू प्लीज सर, मेरे साथ चलिए। सर आपके लिए तो ये सिर्फ एक डील है, पर मेरी नौकरी का सवाल है सर, प्लीज चलिए ना। हम कितने दिनों से उनसे मिलने का ट्राई कर रहे हैं पर अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, और अब जब मिला है तो आप मना कर रहे हो। आपके बगले में नहीं तो कम से कम मुझ गरीब के बारे में ही सोच लीजिए। अगर आज हम वहीं नहीं गए तो सीईओ सर मुझे नौकरी से फायर कर देंगे। सर प्लीज सर, डोंट गो। राठौड़ की ऐसी बातें सुन कृणाल अपनी जगह रुक गया और फिर एक आह भरकर खुद को शांत किया और फिर अपने पैरों को पकड़े राठौड़ को देखते हुए कहा, तारांकन अच्छा ठीक है, छोड़ो मुझे पहले। तारांकन नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप कॉलेज चले जाओगे और मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, राठौड़ ने और जोर से पकड़ते हुए कहा। ये देख अपने पैरों को खींचते हुए कृणाल ने कहा, छोड़ो राठौड़, छोड़ो, मैं नहीं जा रहा। तारांकन नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, राठौड़ ने कहा। तारांकन राठौड़ा छोड़। वो दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे थे कि रूम का गेट खुला जिससे कि राठौड़ पर जा गिरा और बस उनके लिप्स टच ही होने वाले थे और खुद को अचानक इस पोजीशन में पाकर वो दोनों शॉक्ड थे। पर वो दोनों होश में एक लड़की की चीख से आए। वो लड़की उनकी कंपनी की ही एक वर्कर थी और बाकी लड़कियों की तरह ही केआर को पसंद करती थी। पर अभी राठौड़ और कृणाल को उस हालत में देख उसने शायद कुछ गलत समझ लिया और उसके मुंह से शौक के कारण चीख निकल गई। दूसरी तरफ निया उसी विला में पहुंच चुकी थी जहां वो कल आई थी। निया वहां पहुंचकर सोफे पर धड़ाम से गिर गई क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी
क्योंकि उससे नमन के बहुत सारे कॉल्स आए थे और बाइक पर होने के कारण वो पिक नहीं कर पाए। उसे कॉल पिक करने में डर लग रहा था कि कहीं उन्हें उसके गायब होने का अंदाजा तो नहीं हो गया, इसलिए उसने डरते हुए कॉल पिक किया। तो नमन ने बस उसे ये पूछने के लिए कॉल किया था कि कहीं वो घर वापस तो नहीं जाना चाहती, क्योंकि कॉलेज को आधे दिन की छुट्टी जो थी। और ये सुन निया ने राहत की सांस ली और उससे मना कर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तारांकन, ये इस डेविल के आने के बाद से ही ऐसा लगता है कि मैं कोई इसकी कैदी हूँ। हमेशा इसके बॉडीगार्ड्स नजर रखते हैं मुझ पर। पहले सब कितना अच्छा था, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती थी, लेकिन अब देखो उस डेविल ने मेरी तो फ्रीडम ही छीन ली। हम तारांकन, ऐसी बात है तो छोड़ क्यों नहीं देती आप उन्हें? वैसे भी आपको जबरदस्ती इस रिश्ते में रहने की क्या जरूरत? हम इतने गरीब तो नहीं है ना कि आपको ना रख पाए। फिर क्यों? सहाना ने निया की बात सुन कहा, ये बात एक सीक्रेट है जी, तुम्हें मैं अभी नहीं बता सकती, समय जाने पर पता चल जाएगा। अब ये सब लोड पहले चलो कायरा दी को वो बात भी तो बतानी है ना। हाँ चलिए, सहाना में कह निया के पीछे चली गई। वो दोनों उसी बेसमेंट में आ गई जहां वो कल आए। तारांकन, तुम कायरा दी को कॉल लगाओ। तारांकन जी ठीक है, ये कह निया एक चेयर पर बैठ गई और सामने देखने लगी। कुछ ही देर में सामने की बड़ी स्क्रीन पर कायरा का मुस्कुराता चेहरा दिखा। कायरा ने निया को देख कहा, ही न्यू हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ कायरा दी, आप कैसी हो? आई एम ऑल्सो फाइन। वैसे तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है? हाँ कायरा दी, मैं आपको वो बातें बताने के लिए अब रेडी हूँ, पर कितनी बतानी है ये मैं तय करूंगी, क्योंकि वो उसकी पर्सनल बातें थी और मुझे नहीं लगता कि मुझे सारी की सारी आपको बतानी चाहिए। अगर आप ये बात मान जाती है तो मैं बताती हूँ। ये सुन एक गहरी सांस छोड़ते हुए कायरा ने कुछ डिसअपॉइंट वॉइस में कहा, अच्छा ठीक है, फिर जितनी बता सकती हो बताओ मुझे। वैसे भी पिछले सालों से तो अच्छा ही है, जहां इतना पूछने पर भी तुमने कुछ नहीं बताया। बताओ क्या बात सुनी थी निया ने उस दिन जो उसी वक्त उसे घर छोड़ना पड़ा? वो निया उस दिन अपने चाचा चाची से बात करने उनके कमरे की ओर जा रही थी और जैसे ही कमरे के बाहर पहुंची, कमरे के दरवाजे के बीच में से उसे उसके चाचा चाची और एक औरत दिखी और उसकी बातें उसे सुनाई देने लगी। वो उसी के बारे में बातें कर रहे थे और उनकी बातों से उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली कि उसका दिमाग सुन हो गया। आखिर ऐसी कौन सी बात सुनी थी उसने? कायरा ने निया की बात पर गंभीर स्वर में पूछा। वो बात उसके जन्म से रिलेटेड थी, निया के बर्थ से रिलेटेड। पास खड़ी सहाना ने निया की बात पर पूछा। इस पर सिर हाँ में हिलाकर निया ने आगे कहा, तारांकन हाँ, उसके बर्थ से रिलेटेड। उसने सुना कि वो मेहरा खानदान की बेटी थी ही नहीं। उसकी बात सुन कायरा और सहाना शॉक्ड थी, क्योंकि जब से निया का रीबर्थ हुआ था उसने उनसे यही कहा था कि पहले वाली निया निहाल और स्मृति मेहरा की ही बेटी थी। पर निया की बात सुन उन दोनों ने शॉक में एक दूसरे को देखा और सहाना ने फिर निया से सीरियसली पूछा, आप कह रही है कि निया निहाल मेहरा और स्मृति मेहरा की बेटी नहीं थी? तो फिर किसकी बेटी थी? और वो औरत वो कौन थी? आपने मतलब पहले वाली निया ने तो उसे देखा ही होगा ना? तारांकन हाँ, वो लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे और निया ने गलती से सुन लिया। और हो, उस औरत का चेहरा मुझे याद है, क्योंकि वो औरत निया के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसी की वजह से ही तो वो वहां से भाग गई थी। तो मैं उस औरत को कभी नहीं भूली और निया की यादें जो मुझे होश में आने के बाद मिली थी, उनमें से ये औरत मुझे सबसे पहले याद आई। लेकिन क्या? कायरा ने इम्पेशेंटली पूछा। लेकिन उस बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती, ये सही वक्त नहीं है। तो तुम्हारा सही वक्त कब आएगा? तुम्हें हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने के बाद भी हमें सच नहीं बताना है? वाह, नहीं इस बार नहीं, तुम मुझे अभी के अभी सब सच बताओगी। अंडरस्टैंड? तुम्हें पता भी है अगर निया के दूसरे फैमिली वाले पावरफुल होंगे और उन्होंने तुम्हारे बगरे में पता लगाकर और तुम्हें निया समझकर अपने साथ ले लिया, तो हमारे प्लान्स का क्या होगा, जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम उसे ऐसे ही वेस्ट होने दे? और अगर उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चली तो आफत आ जाएगी नीयू। तू समझ क्यों नहीं रही हो? तारांकन नहीं कायरा दी, मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि आपको मेरी चिंता है, पर आप चिंता मत करो। निया के पास्ट के वजह से हमारा कोई भी प्लान फेल नहीं होगा। हमें हमारा बदला जरूर लेना है उससे। आखिर उस इंसान ने हमारे सामने हमारे माँ पापा करे और फिर हमें भी तब हमें लगा था शायद हम अपना प्रतिशोध कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, पर उस वक्त भगवान ने हमारा साथ दिया, हमें पुनर्जन्म देकर हमारा बदला पूरा करने के लिए हमें एक रास्ता दे दिया। और तब से हमने अपने आप को कितना कुछ समझाया, कितना कुछ सहा है हमने। अब उस आग में उस हैवान को जलना ही होगा। हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट सकते और ना ही किसी कारण हम ऐसा होने देंगे। आप दोनों निश्चिंत रहे। ये कहते हुए निया की आंखों में ना जाने कितने सारे इमोटिकॉन्स तैर गए।
दुख, दर्द, तकलीफ, तड़प, गुस्सा, बदले की भावना, सब कुछ तबाह करने की चमक। निया की आंखें पल पल अलग ही इमोशन से भरी हुई थी, पर इन सबके पीछे था बस एक ही मकसद, उसका बदला। एपिसोड 24, राजवंश कॉर्पोरेशन, 55th फ्लोर, सीईओ का ऑफिस। देवांश अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहा था, पर आज उसके काम करने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ और चल रहा था। क्योंकि जो काम वो 5 मिनट में कर सकता था, अभी 15 मिनट होने के बाद भी वो वही काम कर रहा था। और सामने खड़ा विनय ये देख थोड़ा टेंस था, क्योंकि वजह उसे पता थी, और इसलिए वो देवांश को टोकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर वो अभी उसे टोकता तो पता नहीं देवांश उस पर ही गुस्सा ना निकाल देता। विनय ने मन में सोचा, हे भगवान, बस आज सही सलामत घर पहुंचा देना। मैं वादा करता हूं 2 किलो लड्डू चाहूंगा आपको। प्लीज भगवान जी, इस शैतान से मुझे और मेरी जॉब को बचा लेना आज। पता नहीं आज कब और क्या कर जाए ये। आज क्या जरूरत थी उस इंसान को इस शैतान की सबसे प्यारी चीज को हाथ लगाने की। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके इस काम के कारण आज कितने लोगों की जान खतरे में है। तारांकन विनय। तभी एक ठंडी आवाज विनय के कानों से होकर उसके दिमाग में घूम गई, जिससे विनय एकदम सिहर गया और फटी आंखों से देवांश की तरफ डरते हुए देखा और कहा, जी सर। तारांकन, क्या तुम यहाँ खड़े खड़े सपने देखने आते हो? तुम्हें मैं यहाँ मेरे सामने खड़े होकर अपनी सपनों की दुनिया में खोने के लिए सैलरी देता हूँ? देवांश ने अपने खतरनाक आवाज में पूछा। ये सुन तो विनय के अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई, लगभग अपने घुटनों पर ही आने वाला था, पर खुद को संभाल कर देवांश से कहा, नहीं सर, वो तो मैं बस ये सोच रहा था कि। तारांकन, मैं यहाँ ये सुनने नहीं बैठा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ मुझे सिर्फ काम की बातें ही चाहिए, और अगर तुम्हें काम की जगह यहाँ अपने सपनों में खोना है तो रेजिग्नेशन लेटर दे दो। मैं साइन कर दूंगा तो दिन भर अपने घर में बैठकर सपने देख सकते हो। सर, आई एम सॉरी सर। आई विल टेक केयर ऑफ इट इन फ्यूचर। सर, प्लीज फॉरगिव मी। विनय ये कह देवांश की ओर डरते हुए देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं देवांश उसे सच में जॉब से ना निकाल दे। पर भी कुछ कहता उससे पहले किसी ने डोर पर नॉक किया। देवांश ने ये सुन अपनी खतरनाक आवाज में जवाब दिया, कम इन। उसके ये कहते ही एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था, वो अंदर आया। उसके यूनिफॉर्म पर एक सिंबल था। उसे देख विनय की तो जान हलक में आ गई। वो डरकर थोड़ा बाजू में खड़ा हो गया और उसने मन में सोचा, ये तो ब्लैक ड्रैगन का बैच है, मतलब ये उस गैंग का मेंबर है। पर ये आज यहाँ कैसे और क्यों? लगता है सर सच में बहुत गुस्से में है, वरना कभी भी ये लोग ऑफिस नहीं आते। जब भी सर को मिलना होता तो सर ही कूद जाते, लेकिन इसका यही होना मतलब कुछ तो बड़ा हुआ है। लेकिन क्या? जो सोच ही रहा था कि वो आदमी सीधे जाकर देवांश के सामने खड़ा ही गया और झुककर उसने कहा, गुड आफ्टरनून बॉस। उसे देख देवांश का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, आओ आओ कियान, कहो क्या खबर है। उसकी बात सुन कियान सीधा खड़ा हो गया। उसके ऐसे खड़े होते ही वो एकदम चट्टान सा लग रहा था, जिसे कोई नहीं हिला सकता। उसके चेहरे पर देवांश की तरह ही कोई भाव नहीं थे। उसने देवांश के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बॉस, आपने जैसे कहा था सब हो गया है, उनमें से एक भी नहीं बचा है। मैडम पर नजर रखने वालों अब किसी को दिखने के काबिल तक नहीं रहे हैं। सबको ऊपर भेज दिया जा चुका है, और अब ऑल ऑफ अस वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट ऑर्डर बॉस। कियान ने ये इतनी सहज तरीके से कहा कि जैसे उसने देवांश के लिए कोई छोटा मोटा काम किया हो, और वो अब भी दूसरे ऑर्डर का वेट कर रहा था। पर कियान को क्या पता था कि उसकी बात सुन वहां खड़ा कोई डर से थरथर कांप रहा था। विनय जो बाजू में दुबक कर उनकी बातें सुन रहा था, वो थरथर कांपते हुए मन में सोचने लगा, तारांकन, हे भगवान, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे किचन की सब्जियों काट कर आया हो। अगर मैडम पर नजर रखने वालों का इतना बुरा हाल हुआ है तो उस इंसान का क्या होगा? क्या सच में बॉस के लिए मैडम इतनी मायने रखती है? अगर ऐसा है तो बेटा विनय, अब तुझे लेडी बॉस को नाराज नहीं करना है, समझो। पर इसने होकर एक अच्छी बात की, मुझे बचा लिया आज बॉस में। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे देवांश की आवाज सुनाई पड़ी, गुड जॉब कियान, वेरी गुड, यू हैव प्रूवन दैट माई डिसीजन अबाउट यू इज राइट, एंड हियर इज योर नेक्स्ट ऑर्डर एंड योर प्रमोशन ऑल्सो। फ्रॉम नाउ ऑन यू आर हेड ऑफ माई बॉडीगार्ड टीम, चूज एनीवन एज यू वांट इन योर टीम, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर असिस्टिंग मी। ये सुन अगर कोई और बॉडीगार्ड होता तो खुशी से फूले नहीं समाता। आखिर कौन अपना प्रमोशन नहीं चाहेगा? पर ये बॉडीगार्ड देवांश के थे, उसके खुद के चूज और ट्रेन किए हुए, और इसलिए कियान भी देवांश की तरह ही कोल्ड था। और ये सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके लिए तो बस ये उसके बॉस का अगला ऑर्डर ही था। इसलिए उसने कैजुअली कहा, यस बॉस, एज योर विश। ये सुन देवांश ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, पर विनय ने अपने मन में सोचा, तारांकन, ये देखो, ऐसे होते हैं पत्थर दिल आदमी। अरे, प्रमोशन मिला है तो बॉस को थैंक यू ही कह देता, पर नहीं, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आने वाला। पर विनय
इसमें फंसेगा तो तू ही ना। पहले तो एक शैतान को झेलना था, पर अब एक के दो हो गए, और दूसरे वाला तो और भी खतरनाक है। अब तो भगवान ही बचाए मुझ मासूम को। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसका मोबाइल जो उसके पॉकेट में था वाइब्रेट हुआ। ये महसूस कर विनय ने अपना मोबाइल पॉकेट बी में से निकाल कर देखा और जल्दी से कॉल पिक की। माँ और ऊपर की बात सुन उसने कॉल पर कहा, ठीक है, उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ, बॉस आ रहे हैं। विनय ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट करते ही देवांश के सामने जाकर उसने कहा, बॉस, वो लोग आ गए हैं। मैंने उन्हें मीटिंग रूम में बिठाने को कहा है। आप अभी उनसे मिलना चाहते हैं? देवांश ने जब ये सुना उसका जो गुस्सा अभी थोड़ा शांत हुआ था फिर से भड़क गया और उसने गुस्से से विनय को देखते हुए कहा, तारांकन अभी चलो। ये कह वो खड़ा हुआ और डोर की तरफ बढ़ा। ये देख विनय भी उसके पीछे दौड़ा, पर कुछ कदम चलकर देवांश ने रुककर पीछे खड़े कियान से कहा, तारांकन तुम भी चली? अभी से ही तुम ड्यूटी पर हो? ये सुन कियान स्फूर्ति दिखाते हुए देवांश के साथ जाने लगा। उसने देवांश से कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहा था, क्योंकि ये उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाया गया था कि वो उनके बॉस से किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछ सकते, बस उनकी ऑर्डर बिना किसी सवाल के फॉलो करना होता था। उसके बाद देवांश, कियान और इन दोनों की स्पीड मैच करता हुआ विनय सीईओ ऑफिस से बाहर निकले और मीटिंग रूम की ओर बढ़ गए। रास्ते में जो भी एम्प्लॉय उन्हें देखता वो उन्हें सिर झुकाकर ग्रीट करता, चाहे फिर मेल हो या फिर फीमेल, वहां सबके लिए रूल्स एक जैसे ही थे। तीनों ही जल्द मीटिंग रूम के एंट्रांस पर थे। विनय ने देवांश के लिए मीटिंग रूम का दूर ओपन किया तो देवांश रूम में एंटर हुआ। उसे देख वहां बैठे दो आदमी खड़े हो गए और एक आदमी ने झुककर कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर राजवंश, और ये कह चो देवांश को देखने लगा। पर देवांश का ध्यान कहाँ उस पर था, वो तो जब से एंटर हुआ था दूसरे इंसान की घूर कर देख रहा था। कुछ देर बाद भी रूम में जब सन्नाटा पसरा रहा तो हिम्मत कर उस आदमी ने फिर कहा, मिस्टर राजवंश, ये मिस्टर कृणाल है। लोग इन्हें KR के नाम से जानते हैं। ये आपके न्यू ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। ये सुन भी देवांश ने उस आदमी को नहीं देखा, वो बस KR को पूरे जा रहा था। फिर कुछ देर के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद देवांश ने कहा, ओह, तो आपके मिस्टर कृणाल को ग्रीट करना भी नहीं आता? देन हाउ डू ही मैनेज्ड ऑल हिज फैंस? ये सुन उस आदमी को कुछ समझ आया और उसने KR को कुछ इशारा किया। KR को तो पहले ही समझ आ गया था कि देवांश क्या कहने वाला था, लेकिन क्योंकि उसे देवांश पर गुस्सा आ रहा था इसलिए उसने उसे ग्रीट नहीं किया। पर अब देवांश के कहने पर भी उसे ग्रीट नहीं करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता, ये सोच उसने देवांश की ओर देखते हुए कहा, तारांकन जी, नहीं मिस्टर राजवंश, मैं आपको इग्नोर करने वाला भला होता कौन हूँ? वो तो बस मेरे मैनेजर ने अभी हमें इंट्रोड्यूस करवाया इसलिए। फिर भी आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। डॉट एंड गुड डे मिस्टर राजवंश। उसकी बात सुन जहां राठौड़ ने एक राहत की सांस ली, वही देवांश ने मन में सोचा, इसने उसे हुआ जिसे मैं किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर भी ये इतने आराम से मेरे सामने खड़ा है। और गुड डे, सच में आज गुड डे ही होगा। आज से हर दिन मेरे लिए गुड डे ही होगा, पर मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे लिए आज से हर दिन वर्स्ट से भी ज्यादा वर्स्ट हो। ये सोचते वक्त उसकी आंखों में जानलेवा इरादे साफ झलक रहे थे, और इसकी वजह से कमरे का तापमान अचानक कम सा हो गया, जिससे सबके मन में एक ही ख्याल था, तारांकन ये इतना भयानक सा क्यों लग रहा था, वहीं जैसे किसी की जान जाने वाली थी। अचानक देवांश को कुछ याद आया और उसने खुद को कंट्रोल किया और KR की बात का जवाब देते हुए कहा, हम ओके देन लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ये कहते हुए देवांश सामने वाले सोफे पर जा बैठा। ये देख राठौड़ ने एक बड़ी सी फेक स्माइल के साथ कहा, या शो डॉट सर। KR को राठौड़ का देवांश की चापलूसी करना पसंद नहीं आ रहा था, और देवांश की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे KR से कोई बात नहीं करनी, बस वो वहां अपना रुतबा दिखाने आया था। शायद उसे KR से कोई प्रॉब्लम थी, पर क्या ये KR को समझ नहीं आ रहा था। पर देवांश को बैठता देख वो भी अपनी जगह पर बैठ गया। देवांश के बैठते ही विनय और कियान उसकी दोनों तरफ आ खड़े हुए। जब राठौड़ ने कियान के ड्रेस पर लगा बैच देखा तो उसके डर के मारे पसीने छूटने लगे। राठौड़ ने हिम्मत करके पूछा, ये तो ब्लैक ड्रैगन। देवांश को राठौड़ का ये पूछना अच्छा लगा, उसका प्लान जो सक्सेसफुल हो रहा था। आखिर कियान को यहां लाने के पीछे उसका यही तो मतलब था, कुणाल को उसकी पावर दिखाना, जो कि अब स्टार्ट होने जा रहा था। हाँ, ये ब्लैक ड्रैगन का सबसे काबिल बॉडीगार्ड है, और सर का पर्सनल बॉडीगार्ड भी। विनय ने देवांश से पहले ही जवाब दिया। देवांश इस बात से सैटिस्फाइड देख रहा था क्योंकि उसने कुणाल के चेहरे पर वो देख लिया था जो वो देखना चाहता था, पर फिर उसने कुछ नहीं कहा। वो विनय के कुछ कहने का वेट करने लगा। तो मिस्टर कृणाल, जैसा कि आप जानते हैं, आप हमारे न्यू ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, और इसलिए बॉस ने आज आपसे मिलने के लिए हाँ कह दी।
तो क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है? ये सुन राठौड़, जो डर के कियान को ताड़े जा रहा था, उसके कान खड़े हो गए और उसने विनय की ओर देखकर जवाब दिया, जी मिस्टर विनय, KR had signed the contract here as it। ये ओह, उसने एक फाइल विनय की ओर पास कर दी। विनय ने वो फाइल लेकर देवांश की ओर बढ़ा दी। देवांश ने फिर एक नजर KR को देखा और फाइल खोलकर अच्छे से देखने के बखत फिर से अपनी नजरें ऊपर कर देखा और कहा, ओह, तो आपने साइन कर दिया है, तो इसमें लिखी इंस्ट्रक्शंस पई तो होगी, और हमारे कोऑपरेशन के दौरान अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही खत्म करना होगा, और आपको इसका कॉम्पेंसेशन भी देना होगा। आपको तो पता ही होगा। क्या मतलब कॉम्पेंसेशन भी देना होगा? ये कैसा रूल है? KR ने हैरानी से पूछा। तो देवांश की आंखों में अविल्क से कहा, तारांकन, शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को कान पानी या आपने बिना पढ़े इसे साइन कर दिया। विनय के महरे पर यह कहते हुए आंख साक दिया रहा और ये सुन के मन में सी उठी। उसने गुस्से से राठौड़ को देखा। राठौड़ ने डर से अपनी नजरें फेर लीजिए। ऊंची आने ही कृणाल से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लिए थे, और कृणाल ने उसे नहीं पढ़ा तो उसने भी उसे रूल्स के बारे में कुछ नहीं बताया। अब कृणाल को राठौड़ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी सबके सामने वो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए अपने दांत चिकर उसने कहा, पढ़ा तो था, लेकिन शायद ये क्लॉज मुंह से छूट गया। ये सुन देवांश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो मिस्टर कृणाल, आप क्या अभी पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं? आपको पता नहीं है कि किसी भी कागज पर अपने साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, वरना फिर पछताना भी पड़ सकता है। उसकी बात पर कृणाल के पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि गलती तो उसी की ही थी। पर बात बिगड़ते देख राठौड़ ने देवांश की ओर देखकर कहा, मिस्टर राजवंश, आप चिंता ना करें, ऐसी कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए KR से ज्यादा की ही और की इमेज ठीक नहीं होगी, और इससे ना ही कोई रूल ब्रेक होगा, ना ही हमें कॉम्पेंसेशन देना होगा। राठौड़ की बात सुन कृणाल थोड़ा शांत हुआ। उसे लगा कि उसने नहीं पक्ष, लेकिन राठौड़ में तो पड़ा है, और उसे राठौड़ पर विश्वास था वो ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेगा, इसलिए फिर उसने कुछ नहीं कहा। तभी विनय ने अपनी बात कहते हुए कहा, ओह रियली, आप श्योर है कि ये अपनी इमेज हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक वैसे ही बनाकर रख पाएंगे? ये सुन जहां राठौड़ और कृणाल एकदम शांत थे, वहीं देवांश के मन में वही वीडियो बार बार रिप्ले हो रहा था जो उसने रात को देखा था। हर न जाने अब तक कितनी बार उसे देख चुका था। जी मिस्टर विनय, KR की इमेज पर कोई दाम नहीं है, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि इनकी इमेज ऐसे ही रहेगी। ना ही तो इनका किसी के साथ स्कैंडल है और ना ही इनका कोई अपना स्कैंडल कभी हुआ है, तो आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। जी, ये तो हमें पता है कि इनका कोई स्कैंडल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन आप ये गारंटी कैसे दे सकते हैं कि आगे ऐसा ही रहेगा सब? ये कहते हुए विनय के एक्सप्रेशन से भी ऊज हो चुके थे। ये देख राठौड़ को कुछ अजीब लगा, और कृणाल को भी कुछ गड़बड़ सी फिर हुई। उसने विनय को देखकर पूछा, तारांकन, क्या मतलब कि कोई स्कैंडल सामने नहीं आया? कोई स्कैंडल है ही नहीं तो सामने कैसे आ सकता है? और आप ये क्या कह रहे हैं कि आगे कोई स्कैंडल नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? ये सुन विनय ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, ये बिजनेस है मिस्टर कृणाल, यहाँ कोई अपने सगे भाई पर भी यकीन नहीं करता। यहाँ सिर्फ सबूत पर यकीन होता है जो हमें आपके खिलाफ मिले हैं, और अगर ये सबूत लीक हुए तो शायद आपके इतने प्योर इमेज पर एक बड़ा दाग लग सकता है। ये सुन कृणाल हैरानी से बोला, क्या मतलब, कौन सा सबूत? उसकी बात का जवाब विनय ने उसे एक वीडियो भेज कर दिया। KR ने जब वीडियो खोल देखना स्टार्ट किया तो उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। वहीं हाल राठौड़ का भी था, क्योंकि उस वीडियो में KR किसी लड़की को बाहों में लेकर नीचे गिरा हुआ था, और जिस एंगल से वो वीडियो बनाई गई थी उस एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किस कर रहे थे। वो वीडियो आगे बढ़ी तो वो लड़की इस झटके से KR से अलग हुई और कुछ बात कर वहीं से चली गई। वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक उस लड़की का चेहरा दिख नहीं रहा था, पर KR समझ गया था कि ये कौन था, और वहीं राठौड़ भी समझ चुका था, क्योंकि उस लड़की के जाने के बाद वहां राठौड़ भी आया था। कृणाल वीडियो में इस तरह खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि दो जोड़ी नीली आंखें उसे जान लेने के इरादे से घूरे जा रही थी। देवांश की आंखों में खून की प्यास साफ देखी जा सकती थी, और उस वजह से उस रूम का टेम्परेचर फिर से कम हो गया था। वहां की हवाओं में जैसे कोई खतरनाक वाइब्स आ रही थी। इसे महसूस कर राठौड़ ने डर से कहना चाहा, वो मिस्टर राजवंश, इट्स टोटली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट द सिचुएशन। दरअसल, और फिर उसने सब बताया कि कैसे उस दिन कृणाल कॉलेज गया था और ये सब हुआ। राठौड़ ने फिर उससे माफी भी मांगी और उन्हें माफ करने को कहा, और फिर से ऐसी गलती ना होने देने का वादा भी किया। ठीक है, पर आगे से ऐसी कोई भी गलती अगर गलती से भी हुई तो ध्यान रखना,
इस बार तो ये हमारे हाथ लगा तो हमने संभाल लिया, अगर फिर से यही गलती हुई तो तैयार रहना कॉम्पेंसेशन के लिए। कुछ देर राठौड़ के मनाने के बाद विनय ने कहा। ये सुन राठौड़ ने राहत की सांस ली और फिर कृणाल के साथ जाने को हुआ। पर कृणाल अब भी उस वीडियो में ही अटक गया था। उसे उस लड़की की फील ढूंढना था। ये सब सोचते सोचते ही उसने एक फाइल को टेबल पर से उठा लिया और राठौड़ के साथ जाने लगा तो देवांश ने कहा, तारांकन रुको। उसकी डरावनी आवाज सुन राठौड़ के कदम अपनी जगह जम गए और उसे रुकता देख कृणाल भी अपने ख्याली से बाहर आते हुए रुका और पलटकर देवांश को देखने लगा। और जब उसने देवांश की नजरी का पीछा किया तो पाया कि वो उसके हाथ में पकड़ी फाइल को धूरे जा रहा था। ये देख कृणाल को होश आया कि उसने गलती से देवांश की फाइल उठा ली थी। इसलिए भी देवांश से माफी मांगते हुए कहता है, तारांकन ओह सॉरी मिस्टर राजवंश, ये आपकी है, मेरा ध्यान कहीं और था। तारांकन अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं इतनी सीरियस मीटिंग में आपका ध्यान कहीं और था? क्या आप इस मीटिंग को मामूली समझ रहे हैं? आपको पता भी है मुझसे मिलने के लिए आपके मैनेजर लगभग 1.5 महीने से यहाँ आते थे, जबकि मैं यहाँ था भी नहीं। तब से मुझे लिए यहाँ अपॉइंटमेंट्स बुक्ड थी और उनमें ही टाइम निकालकर मैं आपसे मीटिंग करने आया। क्या आपको ये लगता है कि राजवंश कॉर्पोरेशन के सीईओ की वैल्यू इतनी कम है? और इस बात को अगर छोड़ भी दे तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई देवांश राजवंश के चीजों को छूने की? जिसे देखने तक को लोग तरसते हैं उसे तुमने अपने हाथ से छुआ, और वो भी इसने हक से मुझे मेरी चीजों को होने का एक तुम्हें दिया कि इसने एक बात कान खोलकर सुन लो। जो कुछ देवाय राजवंश का हो जाता है दुनिया उसे नजर भर देख भी नहीं सकती। तुमने तो उसे छूने की हिम्मत की है। अब बताओ क्या तुम्हें इसके लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए? देवांश की खतरनाक आवाज पूरे मीटिंग रूम में गूंज गई, जिससे इस बार कृणाल और कैथान जो कि थोड़े हिम्मत वाले थे डर गए थे। कीपान ने देवांश को इतने गुस्से में पहली बार देखा था। पहले भी देवांश हमेशा गुस्से में ही रहता था, पर अब की बार उसके गुस्से में उसने कुछ और ही देखा। एक जुनून सा सवार था देवांश के ऊपर, जैसे उससे किसी ने उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली हो। उसकी आंखों में कृणाल की जान लेने के इरादे साफ झलक रहे थे। और इस बात को बिगड़ला देख राठौड़ हिम्मत करके कृणाल के सामने आ खड़ा हुआ और कृणाल से फाइल लेकर टेबल पर वापस रखते हुए उसने कहा, तारांकन काम डाउन मिस्टर राजवंश, KR ने गलती से उठा लिया है। वेरी सॉरी फॉर दिस। आगे से हम ध्यान रखेंगे। उसकी बात सुन देवांश का ध्यान भटका और खुद पर काबू कर उसने कहा, तारांकन अच्छी बात है, डोंट एवर अगेन टच माई थिंग्स, नेवर एवर डरे टू डू दैट, बिकॉज इफ एनीथिंग इज माइन देन दैट इज ओनली माइन। I will never forgive if you only dare to touch mine things, understood? और ये मेरी वार्निंग नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, और जो लोग मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं करते उन्हें मैं कभी नहीं बख्शता। ये कह देवांश गुस्से में वहां से चला गया। उसके पीछे कियान भी। विनय वहीं रुका रहा कृणाले और राठौड़ को बाहर छोड़ने के लिए। शाम का वक्त विला के एंट्रांस से निया की कार अंदर आई और उसमें से निया बाहर आए। निया को दोपहर में सहाना ने वापस कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और फिर भी दिन भर लेक्चर्स करने के बाद नमन के साथ वापस आ चुकी थी। उसने अंकल जाने से पहले खुद को एक बार देखा। उसने सहाना के साथ जगने के बाद अपने ड्रेस चेंज कर ली थी और अपने लिए कुछ और ड्रेसेस भी वो लेकर आई थी। उसने अपने हाथ में एक बैग कैरी किया हुआ था जिसमें उसने सुबह पहनने वाले कपड़े थे, जिसे वो देवांश के आने से पहले उसके वार्डरोब में रख देना चाहती थी। इसलिए मेन डोर से अंदर आते से ही वो इधर उधर देख रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं देवांश उसे ना देख ले। पर अंदर आते से ही उसे घर का माहौल कुछ अजीब लगा। निया ने उसे इग्नोर किया और अपने कमरे में जाने लगी तो एक मेड ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम। ये सुन निया एकदम डर गई और उस मेड को धीरे बोलने का इशारा कर उसने कहा, शुश, धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो जान चली जाएगी आज मेरी। उस बेचारी मेड को निया की बात समझ तो नहीं आई, पर फिर भी अपनी आवाज धीमी कर उसने कहा, मैडम आप जल्दी से स्टडी में जाए। तारांकन स्टडी में? लेकिन क्यों? निया ने हैरानी से पूछा। तारांकन वो सर वापस आ चुके हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब से आए हैं तब से स्टडो में ही है, फ्रेश भी नहीं हुए हैं और आते से ही उन्होंने आर्डर दिए हैं कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और आप आए तो आपको वहीं भेज दे। क्या ये सुन तो निपा की डर से हालत खराब हो गई। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।